नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती, और शायद कांग्रेस ने यह गलती कर दी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं वो राक्षस हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर फ्रंट फुट पे खेल रही है। बीजेपी ने कहा कि शायद कांग्रेस ने परमानेंट विपक्ष में बैठने का मन बना लिया है। अधीर बाबू को याद करिए कि मोदी जी आप चाहे 100 बार प्रधानमंत्री बनिए, बीजेपी को वो लोग वोट देते हैं और जो कि राक्षस प्रवृत्ति के हैं, यह तक कहा गया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस बयान पर वार पलटवार किया। इसे देश के करोड़ों वोटर्स का अपमान बता रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुद्दा सिर्फ विवादित बयान का नहीं है व्यूअर्स। 50% कमीशन के मुद्दे पर भी सियासी तूफान मच गया है। प्रियंका वाड्रा ने मध्य प्रदेश में सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बता दिया है, लेकिन उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। तो आज सियासत में बचे इसी घमासान पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। राक्षस पर सियासी गदर। जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्या वो राक्षस होते हैं? आज ये मूल सवाल के साथ इस चर्चा में हम जाएंगे। स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर सियासी गदर छिड़ गया। ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। इस तरह का माहौल देश को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी को देखकर कोई भी आदमी ये कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है वो राक्षस से मिलती जुलती है। कांग्रेस ने अभी तक जो काम किया है गरीबों का दमन करने का, देश में हमेशा अराजक स्थिति लाने का, इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाली कांग्रेस खुद राक्षस प्रवृत्ति की है। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। उनका गोबर कैसे करना इसमें ये माहिर है। संसद में पीएम मोदी ने कहा था कि गुड़ का गोबर करने में अधीर रंजन माहिर है। इसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूँ और मोदी गुड़ है। मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए। उधर मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के मुद्दे पर भी जोरदार संग्राम छिड़ चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी लड़ाई शब्दों की सीमा को लांघ रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का व्यूअर्स, राक्षस पर सियासी गदर का विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं। मोदी की जीत, ईवीएम में खामी, ईवीएम गलत है, ईवीएम बीजेपी के पक्ष में ही वोट डालती है। मोदी की जीत, लोकतंत्र खतरे में है, यह कहा गया। मोदी की जीत, देश में डर का माहौल है, यह कहा गया। और मोदी की जीत, अब कहा जा रहा है कि देश के वोटर्स राक्षस हैं, यह कहा जा रहा है कि मोदी की जीत का मतलब, बीजेपी की जीत का मतलब है देश के वोटर्स जो है वो राक्षस है। यह लाइन बड़ी है। सोचिए, जो लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, मोदी को वोट डाल रहे हैं, वो राक्षस है। यह बात क्यों कही गई? क्या कांग्रेस ने परमानेंट विपक्ष में बैठने का मन बना लिया है? और जो बात अधीर बाबू कह रहे थे गुड़ और गोबर वाली, उस कहानी पे भी मैं आऊंगा। लेकिन अब बड़ा मूल सवाल क्या है आज आर पार का? आज आर पार का सवाल है, क्या मोदी से सियासी नफरत सारी हद पार कर चुकी है,
यह बड़ा सवाल है, क्या मोदी से सियासी नफरत सारी हदें पार कर चुकी है? इसमें वोटर को गाली और राक्षस भी अलाउड है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है? मैजिक स्क्रीन पे हमें सब दिखेंगे आज एक नए अंदाज के अंदर। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गौरव भाटिया ने इस विषय के ऊपर, आज आर पार में मौजूद है। राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेत्री है, छत्तीसगढ़ में चुनावों की कमान इनके हाथ में है। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, उनका अभिनंदन है। शिवसेना के हैं उद्धव गुट, यानी उद्धव गुट के हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के पार्टनर हैं, एनसीपी जो कि अजीत दादा पवार की है उसके साथ है। तो आप चारों लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में, आप चारों लोगों का अभिनंदन है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे, आइए सुन लेते हैं। समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है। लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है, और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। तो ये थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मैं सीधा रुख कर लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में गौरव भाटिया हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव है, राधिका खेड़ा है, आनंद दुबे है। राधिका खेड़ा, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। मेरा बड़ा सवाल आज के लिए यही है, क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि आपको विपक्ष में ही बैठना है? राक्षस बोल रहे हैं वोटर्स को आप लोग? 50 सेकंड राधिका खेड़ा जी। अमीश जी, आपने कभी मैजिक शो देखा है? जब मैजिक शो होता है तो उसमें जादूगर क्या करता है? एक जादूगर ऐसा करता है कि बार बार अपने हाथ की सफाई से काम करता है ना? और वो ऐसा तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ना किसी कागज या किसी चीज को हिलाने से कबूतर आ जाएगा या कोई कपड़ा किसी पे डालने से वो इंसान गायब हो जाएगा। लेकिन कभी वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई और चीज का, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो व्यूअर होता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटका और वहां पे वो कबूतर ले आएंगे, चीजें गायब कर देंगे। क्या बताना क्या चाह रही हैं आप? ठीक, ये जादूगर वाली कहानी से कबूतर उड़ाकर बताना क्या चाह रही हैं? सुनिए, ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी उस जादूगर का काम करती है जो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है असली मुद्दों से। जो असली मुद्दे हैं जिनके ऊपर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बात कर रहे थे और हर हरियाणा की जनता बात करना चाह रही है। इतने बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार जो दिक्कतें आ रही हैं, देखिए पेपर लीक हो रहे हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे पेपर थे। लीक हो रहे हैं, कबूतर आ रहा है, इसके अंदर जादूगर आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये नहीं समझा पा रही कि 10 सेकंड वोटर राक्षस हो गया है। आप मेरे को बिना टोके अगर बोलने दीजिए। हिमाचल का वोटर राक्षस नहीं था, कंप्लीट करने हिमाचल का वोटर राक्षस नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जितवाया। कर्नाटक का वोटर राक्षस नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जितवाया। छत्तीसगढ़ का वोटर राक्षस नहीं है जिसने कांग्रेस को जितवाया। और इस बार वहां बीजेपी अगर जीत गई, खुदा ना खास्ता, अगर बीजेपी वहां पे जीत गई, वोटर चुनाव में तो नहीं पता, तो वहां का वोटर भी राक्षस हो जाएगा, वहां का वोटर भी राक्षस हो जाएगा। अब मैं कंप्लीट कर लूं, अभी तक ईवीएम को गाली दी जाती थी, इस देश में पहली बार वोटर को गाली दी जा रही है। क्या वोटर को गाली अलाउड है राधिका जी? कर लूं मैं? आपको चाहे 5000 वोट पड़े चाहे 25000 वोट पड़े, लेकिन वोटर को गाली क्या दी जा सकती है? क्या 5000 जिसने वोट दिए क्या वो वोटर नहीं था? जी राधिका जी, आप ही के पास मैं बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, ये मैंने क्यों
ये मैंने क्यों गिनवाया, क्योंकि वहां पे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी किन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट स्कैम 2016, हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी रिक्रूटमेंट स्कैम 2018, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट स्कैम 2017, हरियाणा फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट स्कैम 2013, 2011 हरियाणा टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, पेपर लीक HSSC का 2018, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक केस रिपोर्टेड अगस्त 2021, हरियाणा बोर्ड क्लास 10 पेपर लीक 2023। देखिए, यू गॉट एनफ टाइम। पिछले 7 साल में लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कंप्लीट तो करने दीजिए, मेरी बारी में आप बोल लेते हैं। लेट गौरव जी कम इन, लेट गौरव जी कम इन। आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। गौरव भाटिया, उन्होंने देखिए नो बॉल फेंकी और आप लोगों ने भी छक्का मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमीर जी, मैं कहूंगा फिर से, छक्का मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि इतना जरूर कहूंगा कि इन्होंने लोकतंत्र को खंडित किया है। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो वो क्या राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है? ये पूछना पड़ेगा। एक नेता जनता को, जो जनार्दन होती है, उसको ही श्राप दे देता है। तो पहला सवाल तो यही है। दूसरी बात, अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई बयान नहीं आया है। उनको तो चाहिए था कि रणदीप सुरजेवाला जी को तुरंत निलंबित करें और जनता से कान पकड़ के माफी मांगे, कहें हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। और ऐसे नेता का कोई स्थान कांग्रेस पार्टी में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हो या उनकी प्रवक्ता हो या नेता रणदीप सुरजेवाला हो, आपने राहुल गांधी 40 मिनट तक पार्लियामेंट में बोले, जादूगर दिखाता है, उन्होंने पूरी कहानी बताई है। हाँ, वो मैं भी अभी बता रहा हूं। मैं कहानी आज नहीं बताना चाहता, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, अगर आप रखने दे तो। मैंने ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कही है कि 40 मिनट तक राहुल गांधी संसद के पटल पर बोले, भारत माता की हत्या हो गई है, ये बोल दिया। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो रावण की तरह हैं। जनता ने बोला, ये बोला क्या है, समझ नहीं आया। आज इनकी प्रवक्ता बोली, जनता आज फिर आपको ट्वीट करके पूछेगी ये प्रवक्ता बोली क्या है, इनको खुद नहीं पता है। क्या आज मुद्दा ये है कि हरियाणा के मुद्दे उठाते हुए आप जनता को कहो वो राक्षस है? क्या जनता को बिना राक्षस बुलाए आप वो मुद्दे नहीं उठा सकते? जवाब ले लेते हैं। आज ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात देखिए जी, एक बात और कह लो, 10 सेकंड लगेंगे बस। जी। हाँ, ये जो वक्तव्य आते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो चाहे और लोग हों, ये राहुल गांधी के इशारे पे ही आते हैं। ये जो जहर की फैक्ट्री है, इसका हेडक्वार्टर जो है गांधी परिवार है, और वो जहर धीरे धीरे अध्यक्ष जी के पास जाता है, इनके खड़गे जी, उसके बाद वो रणदीप सुरजेवाला महासचिव के पास आता है, फिर प्रवक्ता गाली वाली मैडम आती हैं। अब तो ये कहना गलत नहीं होगा, गाली वाली कांग्रेस है ये, जनता को भी नहीं बख्शा। अरे जनता इनको आईना ऐसा दिखाएगी 2024 में। चुनावी राज्यों ने सबसे पहले इस गाली को पकड़ लिया, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक। बोल रहा हूं, कोई नाराज ना हो, जी, आप होगी। गौरव भाटिया आपने जवाब दे दिया। गौरव भाटिया आपने जवाब दे दिया। राधिका खेड़ा, मैं फिर आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का, और आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, शांति से आपकी बात को गौरव भाटिया भी सुनेंगे। मेरा जो मूल सवाल है, आपने मौका दिया और पॉलिटिकल लोग जो है वो मौके को छोड़ते नहीं है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उसको बिल्कुल कैच कर लिया, क्योंकि आपने अपनी विकेट खुलेआम दे दी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जनता को गाली देके कांग्रेस कैसे जीतेगी? जो व्यूअर्स हैं इनको आप गाली दे रहे हैं कि ये राक्षस है जिन्होंने मोदी को जितवा दिया। राधिका जी। अमीश जी, हरियाणा के, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैडम। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सरेआम एक ब्राह्मण नेता का सर फरसे से काटने की धमकी दी। किसी ने माफी मांगी? क्या उनको बर्खास्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नहीं किया, लंबी चुप्पी साध ली। 800 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे शहीद हो गए 3 काले कानूनों के खिलाफ। अपनी वहां पे बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर जिनके लिए कीलें गाड़ दी गई, उनको पार नहीं करने दिया बॉर्डर। मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर पानी बरसाया, लाठियां चलाई, क्या कोई बोला? मैं इनके बीच में नहीं बोली थी।
कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य को ठीक मानती है, गलत? सुनने की क्षमता रखिए। मैं इनके बीच में बोलूंगी तो ये रोएंगे और आपको कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे बीच में कोई बोल रहा है, फिर मेरी वोट गिनवाएंगे, फिर ये रोने लग जाएंगे। तो मेरे को इनको या तो म्यूट करा दीजिए और मुझे मेरा समय वापस से दीजिए। अच्छा, मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जनता नहीं है, आप जनता नहीं है, आप झूठ बोलने वाले डरपोक शासक के प्रवक्ता है, मत बोलिए। मुझे बताइए सुनिए मेरी बात, 9 साल में एक बार भी मोदी जी आए? कौन डरपोक है कौन नहीं है, एक एक करके विश्लेषण हो बात का। मेरा निवेदन है, मेरा कटिबद्ध निवेदन है आप दोनों से। एक सेकंड गौरव राधिका आपके बीच में नहीं बोली, आप बिना बोले। ओके, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन पीसीआर। देखिए, हमारा नया स्टूडियो है, आज हम कहते हैं ना बोनी कर रहे हैं, पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा करें हम आज यहाँ पर और जनता को अच्छा मैसेज दे। मेरा निवेदन है, इसलिए एक एक करके बोला जाए तो बेहतर है। राधिका जी, आप अपनी बात को समाप्त कर लीजिए और ये बता दीजिए कि मोदी जी फिर कहते हैं कि जब बोलने का मौका मिलता है तो गुड़ का गोबर कर देते हैं, तो फिर क्या रहा है ये? अमीश जी, पहले तो आपको बधाई, आप अपने नए स्टूडियो से ये शो कर रहे हैं, जल्द हम आपके साथ वहीं बैठ के शो करेंगे, हमें भी न्यू स्टूडियो दिखाइएगा। अब आती है बात गुड़ का गोबर की। गुड़ का गोबर, मैंने जैसे बताया, ये कौन सा गुड़ था जब मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते एक ब्राह्मण नेता को कि मैं फरसे से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा? वो कौन सा गुड़ था जब नूह में वायलेंस हो रहा है, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोले? वो कौन सा गुड़ है कि मणिपुर आज तक जल रहा है, हर रोज कोई ना कोई वारदात सामने आती है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी 3 मिनट नहीं पार कर पाए संसद में भी? वो कौन सा गुड़ है जब बार बार पेपर लीक स्कैम हो रहा है हरियाणा में, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलते? वो कौन सा गुड़ है जब एक अपने सांसद के लिए पूरी भाजपा की फौज खड़ी कर देते हैं, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया, वो कंटिन्यू रहा रेड्डी फाउंडेशन का अध्यक्ष, और हमारी बेटियों को जलील किया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई? वो कौन सा गुड़ था जब हमारे किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, कीलें ठोकी गई उनके रास्ते में, और 800 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे शहीद हो गए? वो कौन सा गुड़ है, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं फिर बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का लाइव एग्जाम्पल संसद से देखा जब स्मृति ईरानी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, जब असलियत में आप ही के नेताओं ने माना इट वाज अ जेस्चर ऑफ लव। मैंने ये कहानी इसीलिए प्यार का संदेश था, मोहब्बत की दुकान थी। है तो ये कहेंगे देखो देखो मुझे फ्लाइंग किस दे दी, देखो देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से बात हटानी थी और आज जब हरियाणा के पेपर लीक के बारे में चर्चा हो रही थी, वहां से ध्यान भटकाना था, तो जादूगर की पोटली से कहा देखो देखो ये कबूतर निकल गया, देखो देखो इधर ध्यान रखो, मुद्दे पे मत जाओ। कबूतर नहीं निकला मैडम, में रोज पेपर लीक हो रहा है, कबूतर नहीं निकला। अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया, यू गॉट योर टर्न। अभी जी उत्तर देने दीजिए। गौरव भाटिया, आप लोग कबूतर निकलवा रहे हैं राधिका जी के अकॉर्डिंगली? देखिए, आपकी चर्चा करीब 15 मिनट हो चुकी है और बात हो रही थी ना कि गुड़ का गोबर कैसे बनाते हैं, तो यहां जो प्रवक्ता महोदय बैठी हैं, इन्होंने भी गोबर ही बनाया है इस डिबेट को। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? स्टैंड बताओगी? जनता को राक्षस बुलाना भाजपा के लिए अगर वोट करती है तो यह सही है कि गलत है? अगर सही है तो स्टैंड क्लियर है, और अगर गलत है तो खड़गे जी चुप क्यों है? रणदीप सुरजेवाला जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? दूसरी बात, गोबर गोबर कई बार बोलती रही। मैं एक बात बताऊंगा, एक कहावत है, अगर भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। वही इन लोगों की हालत है। जनता के लिए अपशब्द बोलते हैं और इंडिया वर्सेस घमंडिया होगा ये चुनाव, आप याद रखिएगा, इंडिया वर्सेस घमंडिया। और वो घमंडिया जी से गांधी परिवार, जी से घमंडिया और जी से गोबर, ये वो वाला जी है जो बदबू मारता है क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है। जनता जनार्दन है, उसका अपमान करने के बाद यहां पे बैठ के इधर उधर की बात करते हैं। आज करोड़ों दर्शक देख रहे हैं अमीश देवगन को, और वो जानना चाहते हैं कि आपने हमें राक्षस बुलाया। क्या हमारा वोट किसको जाता है ये निर्धारित करता है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए देवता है या राक्षस है। और मैं एक बड़ी बात कहता हूं, जो वोटर भाजपा को वोट नहीं भी करता है, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं भी करता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि वो हमारे लिए तब भी देवतुल्य है।
हम उसको देवता मानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सोच जो है इस घटिया गोबर पार्टी में नहीं आने वाली। ठीक है, देखिए मेरा एक निवेदन है, एक सेकंड, मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं और उसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा। मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, अधीर बाबू की ये बाइट है, अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही। आइए सुनिए क्या बोला अधीर रंजन चौधरी ने। विंडो में दिखाइए ये बाइट और हमारे चारों गेस्ट को सामने रखिए। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूं और मोदी गुड़ है, मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूं और मोदी गुड़ है, मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए। तो मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, हम गोबर बन गए। अब इसको ये आपके नेता अधीर रंजन चौधरी की बाइट को मैंने प्ले कराया। क्या आपको लगता है, मेरे साथ बृजमोहन जी भी हैं, एनडीए में नए नए आए हैं, तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं ये, और एनडीए के पार्टनर हैं आप, ये अधीर बाबू क्या कहना चाह रहे हैं? और कांग्रेस ने अब एक लाइन ले ली है, और वो जो लाइन है वो ये है कि वोटर जो मोदी को वोट डालता है वो राक्षस की कैटेगरी में आ जाता है। अब बताइए क्या करिएगा आप लोग? देखिए, मैं भी बहन राधिका को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी तौर से वो भ्रम का शिकार है। उन्होंने हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की। और इसके बाद आपने जो आदरणीय अधीर रंजन साहब की जो बाइट सुनाई, उसके बाद तो और भी स्पष्ट हो गई बात कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझ रहे हैं इस बात से, वो उनके सामने स्पष्ट नहीं है। तो पूरी तौर से INDIA की जो साथी हैं, ये पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। इनको नहीं मालूम है कि देश की जनता क्या चाह रही है। इसीलिए आदरणीय रणजीत सुरजेवाला साहब ने इस बात को कह दिया कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो सारे के सारे मतदाता राक्षस है। 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में वोट दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं ये हिट विकेट करते हैं, खुद ही गलती करते हैं। और इससे ये भी पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको विश्वास हो गया है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए मतदाताओं के खिलाफ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अमित जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी को नीचा दिखाकर, क्या किसी के खिलाफ अपशब्द बोलकर आप उनके पास वोट मांगने जा सकते हैं? अगर इतनी समझ इनके पास नहीं है तो समझा जा सकता है कि ये पूरी तौर से विवेकहीन हो गए। और विवेकहीन आदमी जब ही होता है जब उसको लगता है कि वो हारने वाला है या वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। ये उसका सबसे बड़ा पर्चा है कि अब आप देखिए कि वो वहां पे कहते हैं कि महाभारत की ये जमीन है, यहां से मैं श्राप दे रहा हूं। अरे श्राप तो देश की जनता ने दिया था ना, तभी तो 2019 में ये हाल हुआ। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पर उस समय दुर्योधन की आत्मा घूम रही थी। उन्होंने भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके महाभारत का युद्ध किया था और अंततः गत्वा पराजय के शरण में गए थे। वो इसी प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की भाषा की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते रहे। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज जनता के खिलाफ बोलना, जनता के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना, समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्या थी। बृजमोहन जी आपने अपनी बात को रखा। आनंद दुबे, ये वही वोटर है जिन्होंने आपको भी वोट डाला, जिनके चलते आपकी भी जो सीटें अभी बची हुई हैं आपके पास, अधिकतर सीटें तो शिंदे साहब के पास है, शिवसेना के पास है, और बाकी जो उद्धव गुट के पास है जो बची हुई हैं, वो भी इसी प्रवृत्ति के लोगों ने वोट डाला होगा आप लोगों को भी। तो आपको लगता है कि जो वोटर था आपका वो राक्षस है और आप कांग्रेस के स्टैंड के साथ है? नमस्कार। आप और हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। हमें ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपों शीतल होएं। हम सब इस पर चलने वाले लोग हैं। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत नहीं हैं। हमारी एक राजनीतिक सामाजिक लड़ाई उनसे चल रही है। आदरणीय बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला साहब हरियाणा से आते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में नूह की बहुत बड़ी हिंसा हुई। राज्य सरकार, कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल रही, फेल रही। बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात रखने का जनता के बीच में,
लेकिन जो जनता जनार्दन है वो कभी राक्षस नहीं हो सकता, वो केवल और केवल भगवान समान हो सकते हैं। हम जीते चाहे हारे, जनता जनार्दन के सामने शीश झुकाते हैं, क्योंकि यदि 23 करोड़ लोगों ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो साथ ही 10-12 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिया। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं और मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से जो अपशब्द बोले जाते हैं विपक्ष के ऊपर, वो भी बंद होने चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि हम दोनों ही पार्टियों को, हम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भरे सदन में कहा कि आज जो हंसी मैं सुन रहा हूं, ऐसी हंसी तो रामायण के बाद आज बड़े दिनों के बाद सुनने मिली, और उस पर हा 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 हंसने लगे। अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, किसी ने हंसा भी है तो आप बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी दे सकते हैं। किसी के अपमान को मत करिए, किसी का मान हानि मत करिए। जी। और वही बात यहां पर भी लागू होती है। हम अमीश भाई, हम फिर वही कह रहे हैं कि हम जब राजनीति आएगी, चुनाव आएगा, लड़ लेंगे, लेकिन दोनों ही तरफ से जो बयानबाजियां होती हैं उस पे मर्यादा रखनी चाहिए, और ये हम हमेशा इस स्टैंड पर कायम है। तो अमीश भाई, आपका शो बहुत बेहतर है। गौरव भाटिया से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। गौरव भाटिया, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है। वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जो नहीं होना चाहिए। मैं संजय राउत की क्या भाषा है उस पर फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को भी एक मौका मिल गया और सबसे पहले चुनावी राज्यों ने कैच करा इस पूरी इस गेंद को, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नहीं, देखिए, अगर इसको इस तरह से कहा जाएगा छक्का मार दिया, गेंद को कैच किया, मैं समझता हूं जिस तरह की गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो बेईमानी होगी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। अमीर जी, आज बड़ा सवाल यह है कि जनता से इतनी नफरत कांग्रेस पार्टी को क्यों? और अभय जी ने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा अगर 23 करोड़ वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो 10 करोड़ 11 करोड़ कांग्रेस पार्टी को भी देते हैं। तभी तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की सोच ये है कि जो कांग्रेस को वोट भी दे, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी को वोट दे, वो भी हमारे लिए देवतुल्य है। भाई, हम उसका सम्मान करते हैं। और क्यों करते हैं मैं बताऊं? क्योंकि लोकतंत्र की खूबी ही ये है, हम अपनी विचारधारा रखते हैं, ये अपनी रखते हैं, और जनता को जो पसंद आती है ये उसका अधिकार है, वो उसके लिए वोट करती है। लेकिन उनको राक्षस बुला देना और फिर माफी ना मांगना, ये चिंताजनक है। और यहां पे उद्धव गुट के प्रवक्ता को मैं याद दिला दूं, भाषा ऐसी बोलिए कि मन को बड़ा अच्छा लगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा था योगी आदित्यनाथ जी के लिए, चप्पल से मारूंगा, जब मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी। तो कम से कम उनकी भाषा पहले सुधारिए और उसके बाद यहां आके प्रवचन दीजिए, वरना कहिए कि उद्धव ठाकरे गलत थे जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह के अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। ओके, आनंद दुबे 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अमीश जी, उन्होंने चप्पल पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने माल्यार्पण करने का काम किया था। उस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय उद्धव साहब ने कहा था कि यह चप्पल पहनना ठीक नहीं है, तो जनता यही चप्पल लौटा देती है। नहीं, गौरव भाई नहीं, उन्होंने कहा था कि जनता नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि चप्पल पहन के महापुरुषों के सामने जाएंगे तो यही चप्पल जनता जनार्दन आपको लौटा देगी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं बाइक चला दूंगा। मेरी बात ये सब जो आपके गोबर वाले टुकड़े हैं, ये सब आपको दिखाने के लिए अलग से रखे हुए हैं। आपका तरीका होगा आपके लिए, लेकिन आपके गुड़ और गोबर, आपके साथ गुड़ और गोबर एक विषय होगा। हमारे लिए गुड़ गोबर हमारे ग्रामीण भागों के लिए जीवन का एक हिस्सा है। ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। पूरा विवरण तो अधीर बाबू ने दे दिया। आपने सुनी नहीं बाइट जो मैंने प्ले करी? गौरव भाटिया, सुनी कि नहीं सुनी? पहले तो जवाब दीजिए, हाँ या ना। मैं उस पर भी उत्तर दे दूंगा। हाँ बोलिए। उत्तर दे। अब अधीर बाबू क्या कहने की कोशिश कर रहे हो और आप क्या समझ रहे हैं? वो कह रहे मोदी जी गुड़ है, हम गोबर है, और गोबर में भी नफरत आ रही है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना, जी से घमंडिया और जी से गांधी परिवार और जी से ही गोबर, और गोबर कहीं और नहीं है। लोकतंत्र तो हमारा जैसे गुलाब की खुशबू होती है, महक रहा है।
इनके दिमाग में गोबर है, इसलिए बदबू आती है। मैं ब्रेक ले रहा हूं और नरेंद्र मैं मोदी ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद जवाब लूंगा आपसे। गौरव भाटिया और राधिका खेड़ा, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम आर पार, ब्रेक के बाद भी जारी है। बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद, एक व्यूअर्स में बताऊंगा। मुझे प्राइड है इंडिया, क्योंकि पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा, न्यूक्लियर वार कितने स्टेप में पूरा होगा, इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो न्यूक्लियर वार को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो रूस बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड परमाणु परीक्षण कर पूरा करने वाले हैं? क्या इसी काम को अंजाम पर पहुंचाने के लिए रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट को सक्रिय किया गया है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। ऐसे में नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव का दावा बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। क्या व्याचेस्लाव सोलोवियोव का दावा अटैक से पहले वाले न्यूक्लियर टेस्ट का संकेत है? क्योंकि नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण यहीं किया था। नोवाया ज़ेम्लिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्लिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अब दावा किया गया है कि रूस की उस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि अमेरिका की सैटेलाइट अंतरिक्ष से नोवाया ज़ेम्लिया की चप्पे चप्पे की खाक छान रही है, क्योंकि नई रिसर्च के मुताबिक रूस अगर परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता है तो 3 चरण में बढ़ेगा। क्या पुतिन वो करने जा रहे हैं जिसे रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया? क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रही है? दरअसल रूस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके आने के बाद इस बात की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया। और अब सवाल यह है कि क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? बारह घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? रूस की न्यूक्लियर फोर्स क्या करने वाली है? रूस के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद न्यूक्लियर फाइट की सर्च लाइट और तेज हो गई है? क्या रूस 33 साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का यह दौरा क्यों इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है? शोइगु के इस यात्रा के बाद अमेरिकी सैटेलाइट के कैमरे क्यों रूस पर अटक गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर स्पेशल रिपोर्ट में मिलने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर पर सवार होकर रूस के सबसे बड़े परमाणु बम परीक्षण स्थल का
दौरा करने पहुंचे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ रोसाटॉम यानी रूस के परमाणु ऊर्जा कॉर्पोरेशन के चीफ एलेक्सी लेखाचियोव हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के परमाणु हथियारों के निर्माण से लेकर रख रखाव और हमले का जिम्मा रोसाटॉम के पास है। इस दौरे की इससे भी बड़ी बात यह कि एलेक्सी लेखाचियोव के साथ सर्गेई शोइगु रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नोवाया ज़ेम्लिया पहुंचे हैं। नोवाया ज़ेम्लिया की इस धरती का इस्तेमाल सोवियत काल में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया गया था और अब इसका उपयोग रूस के नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाता है। रूस के लिए नोवाया ज़ेम्लिया की सुरक्षा कितनी अहम है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ फाइटर जेट है, यहाँ युद्धपोत है, यहाँ लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। बड़ा सवाल है, क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के साथ साथ रूस और अमेरिका में अब न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की बढ़त पर लगाम लगाने वाला समझौता न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड हो चुका है। रूस ने खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया है। तो माना यह भी जा रहा है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में पुतिन अब एक नया धमाका कर सकते हैं, क्योंकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। रूस और अमेरिका का न्यू स्टार्ट समझौता सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। क्या एटम बम फोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा। आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। यह खौफनाक वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है। खबर है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। क्या पुतिन वो करने वाले हैं जिसे रूस ने पिछले 33 सालों में नहीं किया है? क्या रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? आखिर अमेरिका की सैटेलाइट रूस के एक वीरान आइलैंड पर नजर क्यों गड़ाए हुए है? अमेरिका की सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीरें क्यों ले रही है? उस आइलैंड के एक खास इलाके पर ही क्यों अमेरिका के सैटेलाइट के कैमरे जूम मोड में हैं? जवाब है रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावा किया गया है
कि रूस के नोवाया ज़ेमलिया परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नोवाया ज़ेमलिया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि नोवाया ज़ेमलिया परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त पर वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। और वक्त है एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर का केंद्रीय मंत्री का बड़ा मामला है। देश के वोटरों को गाली दी गई है, वोटर को राक्षस कहना उनका अपमान है। और सूत्रों के हवाले से खबर है, वोटर हमारा देवता नाम से बीजेपी एक बड़ी कैंपेन चलाएगी 2024 से पहले। वोटर देवता है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं राधिका खेड़ा से। राधिका खेड़ा, ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी और खबरें ये आ रही है, समूचा एनडीए कह रहा है कि वोटर देवता है और यूपीए गठबंधन मानता है, INDIA गठबंधन वोटर को राक्षस मानता है। बताइए क्या करिएगा आप? महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक तो हर जगह आयोजन होंगे अब, और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं माफी मांगे कांग्रेस पार्टी। अमीश जी, आपके शो पे सबसे पहले जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी गई है, गांधी के हत्यारों को पूजने वाले आज गांधी को गोबर से कंपेयर कर रहे हैं। आपके शो पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ग से गौरव भाटिया ने गांधी को गोबर से कंपेयर किया। सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी भी गांधी परिवार है, और गांधी शब्द को, गांधी नाम को आपने गोबर से कंपेयर किया। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह मैं नहीं मान सकती, वो भी आज के दिन कोई कर सकता है, पर ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आप क्या नाम बता रहे थे, क्या बता रहे थे अमीश जी, किस नाम से चलाएंगे ये? अनुराग ठाकुर किस नाम से चलाने वाले, क्या कैंपेन चलाने वाले हैं ये? वोटर देवता है? गांधी के हत्यारों को पूजने वाले वोटर देवता है? अगर वोटर देवता होता इनके लिए, तो जब हमारी बेटियां न्याय मांग रही थी, वही विनेश जो मोदी जी का परिवार है, तो वो उस सांसद, बलात्कारी सांसद जो महिलाओं के ऊपर किस तरीके की अभद्रता करता है, उसके साथ ना खड़े होके वो बेटियां जो वोटर है उनके साथ खड़े होते। अगर वोटर देवता होता तो हमारे किसान, पूरा किसान के पूरे परिवार जब अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और 800 से ज्यादा किसान भाई बहन शहीद हो गए, तब वो भी देवता होते। जो नू में हुआ वो भी देवता है, जो मणिपुर में हो रहा है वो भी देवता है। बहुत खूब, उनको ये चलाना चाहिए और याद रखना चाहिए, जब आप देवता की बात करते हो तो वो हर इंसान, वो हर बेटी जो इनके नेताओं के द्वारा प्रताड़ित करी गई है उत्तर प्रदेश में, और हमारी महिला बाल विकास मंत्री वो भी देवता है। और मैं फिर बोलूंगी, गौरव भाटिया ने इससे ज्यादा पाप और इससे ज्यादा घटियापन मैंने आज तक नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजमोहन जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया कांग्रेस ने भी ट्वीट करा है, गांधी जी के हत्यारों को पूजने वाले अब गांधी के को गोबर बुला रहे हैं, और आपका वीडियो लगाया है। ये राधिका खेड़ा ने ट्वीट करा है, जो मेरे पास जानकारी आई है अभी तुरंत, और नीचे लिखा है, हे राम। कांग्रेस पार्टी लाइन ले रही है कि आपने गलत बयानबाजी करी है। इसमें इनकी गलती है क्या, आप मुझे बताइए। मैं तो पुनः कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और नकली गांधी वाला, उनके दिमाग में गोबर ही तो भरा है। पिछले 40 मिनट से चर्चा चल रही है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ये बताए, शांत कराइए, बीच में बोला नहीं था इनके, गलत सलत सब बोल रही थी। नहीं होंगे। गांधी नाम का अपमान, देश के राष्ट्रपिता का नाम का अपमान सहा नहीं जाएगा। गौरव भाटिया, ग से गौरव भाटिया अपमान नहीं कर सकते। ग से गुड़ और ग से गोबर कहते हो ना, तो जिस तरीके की अभद्रता तुमने करी है ये असहनीय है। ठीक है, एक सेकंड, राधिका देशांत, गौरव भाटिया की टर्न थी, आपके बीच में नहीं बोले। आपने सिलसिलेवार तरीके से हर अपनी बात को रखा, सारे हमले किए। लेट हिम आल्सो मेक हिज पॉइंट। गौरव जी, हमें समय क्यों मिलेगा, क्यों बोलने देंगे वो? अमीर जी, आप गोदी मीडिया हो, ईवीएम खराब है, सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी गलत है, नागरिक भाजपा के लिए वोट करते हैं वो राक्षस हैं, जी से गोबर है। अरे यही तो भावना है इनके मन में। अगर इनको जितवाती है जनता तो वो पूजनीय है,
लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाती है तो वो राक्षस बन जाती है। और 40 मिनट का प्रोग्राम हो गया। सारे दर्शक आज कह रहे हैं कैसे प्रवक्ता आते हैं। जो बात 10 सेकंड में बताई जा सकती है कि रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है, वो पार्टी लाइन है या नहीं है, जो हमारे देश की जनता है वो राक्षस है क्या कांग्रेस की नजरों में या नहीं है, अभी तक नहीं बता पाई। बात कर रही थी नाथूराम गोडसे की, मैं तो ये कहूंगा बाबूलाल चौरसिया। देखिए मध्य प्रदेश की भी बात हुई। बाबूलाल चौरसिया जो कि गोडसे को पूछता था, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने दामन को पकड़वाया और कहा पार्टी जवाब लेते हैं। क्यों? ये कमलनाथ खड़े हैं, क्या उत्तर देंगी? और एक बात और कह दूंगा उसके बाद, ये जो बीमारी है ना कांग्रेस पार्टी की, ये लाइलाज हो गई है। इनको अब ठीक नहीं किया जा सकता। पहले हम कहते थे ये वेंटिलेटर पे हैं, पहले लोग इन पे तरस खाते थे, अब लोग हंसते हैं। ये मृत पार्टी है और ये कहना गलत नहीं होगा। जब एक प्रवक्ता में इतनी क्षमता ना हो पार्टी की लाइन रख सके, गलत को गलत कह सके, तो उस पार्टी का गुड़ गोबर ही होना है। इनका भविष्य गोबर में है। नहीं, एक मुझे राधिका से समझ नहीं आया, ये श्राप किसको दे रहे थे? बोले महाभारत की धरती है, हम श्राप दे रहे हैं। श्राप दे रहे थे अमित जी 2 मिनट हो गए। गौरव भाटिया बोले ना उन्होंने माफी मांगी राष्ट्रपिता के नाम को गोबर से तुलना करने की, ना आपने दिया। उन्होंने बोला कि हमने क्लैरिफिकेशन बयान मैंने ट्वीट भी किया है आपके सहूलियत के लिए। चोर गांधी परिवार है। गौरव भाटिया बीच में मत बोलो। तिरंगे के रंग चुरा लेते हो, तुम मत बोलो। इंडिया का इंडिया चुरा लेते हो। अपमान। अरे गांधी का गांधी चुरा लिया। अब मत बोलो। अरे चोर डकैत, तुमने अपमान किया गांधी जी का, जनता को चोर किया, नेशनल जनता को राक्षस बुलाया। तुम छोड़ो। अरे अगर चोरी करनी है तो इटली जाके करो ना, यहाँ की चोरी करते हो भाई। आपको भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जनता ने आप पे विश्वास कर लिया, आप जनता पे विश्वास नहीं कर पाए। मुझसे कुछ ना कैसे लोग हो भाई? गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करें ना। गौरव ये घमंडिया है, घमंडिया पकड़े गया। घमंडिया अभी भी निवेदन कर रहे हैं। घमंडिया पकड़ा गया आपके चैनल पे, अभी भी नहीं बोल पाई। दे रहा हूँ, एक बार बोलिए। शाउटिंग सुरजेवाला ने गलत कहा, वो माफी नहीं मांग रहे, आप मांगेंगे माफी? निवेदन कर रहे हैं, नहीं मांगे। शर्म करो। अभी देखिए माफी वीरों की पार्टी से माफी मांगेगी। अच्छा मैं बृजमोहन श्रीवास्तव को लेके आता हूं। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव और आनंद दुबे को लेके आता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये गलत है और रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए, और एनडीए जो है वो वोटर को देवता मानता है, क्या आपको लगता है ये लाइन बड़ी खींचेगा अब आपका गठबंधन? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। एनडीए इस बात के लिए पूरी तौर से कटिबद्ध है कि देश का मतदाता हमारे लिए, सारे राजनीतिक दलों के लिए ईश्वर के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि उसके आशीर्वाद से तो सत्ता में आते हैं, उसके आशीर्वाद से तो जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। और उसको राक्षस कहना, मैं सोचता हूं इससे ज्यादा गलत बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अब बात आ रही है गोबर की। देखिए कि आदरणीय गौरव भाटिया साहब ने तो निश्चित रूप से गांधी मीन्स गांधी परिवार की बात की थी, लेकिन आप देखिए अगर गोबर ना भरा होता तो ये गांधी को गांधी जी से जोड़ लिया इन्होंने। पर आदरणीय महात्मा गांधी का सम्मान तो देश का हर नागरिक करता है, वो अभी चर्चा का बिंदु ही नहीं है, चर्चा उन पे चर्चा ही नहीं हो रही। लेकिन चूंकि ये लोग उस बात को समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार इसलिए नहीं है कि आदरणीय अधीर रंजन साहब ने खुद ही कहा हम तो गोबर हैं। अब जब व्यक्ति खुद मान रहा हो कि मैं गोबर हूं, तो उसी प्रकार की उनकी भावना भी होगी और उसी प्रकार से उनके विचार भी होंगे। तो ये गलत ढंग से उस बात को इंटरप्रिटेट करने की जो कोशिश हो रही है, हम लोग इससे पूरी तौर से असहमत हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मैं पूरी तौर से इस बात को नकारता हूं कि इसके लिए कोई इस ढंग के शब्द का उपयोग किया जाए। गठबंधन का साथ निभाया जा रहा है। आनंद दुबे जी को समझ में नहीं आ रहा वोटर को राक्षस वाली बात का समर्थन करें या विरोध करें। वो खुद बेचारे परेशान है कि आज मैं कहां फंस गया हूं। ये राक्षस वाले बयान का समर्थन करता हूं तो 24 में वोट कैसे मांगने जाऊंगा? आनंद दुबे, मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, राधिका जी की मजबूरी को समझ रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है ऐसा। ऐसी बात मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? जी बोलिए आनंद भाई। अमित जी,
इंडिया के लिए भी जनता जनार्दन भगवान है। पर आप ही का सबसे बड़ा पार्टनर, आप ही का सबसे बड़ा पार्टनर राक्षस कह रहा है। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। जरा सामने वाले के बयान वीरों पर भी चर्चा कर लीजिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान हो, चाहे विनय कटियार जी का बयान हो, चाहे गिरिराज सिंह जी का बयान हो, चाहे अनिल विज जी का बयान हो, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जी निपाह वायरस के समान हैं, जिसके संपर्क में आते हैं वो समाप्त हो जाता है। ऐसे शर्मनाक बयान भारतीय जनता पार्टी को भी बचना चाहिए। अभी तक तो नेताओं को गाली दी जाती थी, लेकिन ये तो पहली बार है कि वोटर को गाली दी जा रही है। ये तो पहली बार है वोटर को गाली दी जा रही है कि वोटर राक्षस है। अमीश भाई, जो मोदी को चुन के ला रहा है, बीजेपी को चुन के ला रहा है, राक्षस बोला जा रहा है, शराब दिया जा रहा है। हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वोटर को शराब भी दिया जा रहा है। नहीं है, उनके एक नेता का बयान, उनके एक व्यक्तिगत नेता का ये बयान होगा, ये कांग्रेस का बयान नहीं है। पहले आप ये समझिए, हमारी बहन राधिका जी बैठी है, तो ये खड़गे जी बोलेंगे, आप थोड़ी ना बोल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इतने करोड़ लोग वोट देते हैं तो वो सम्मान करते होंगे तो ही देते हैं, ऐसे हवा में तो देंगे नहीं। वोट तो कभी नकली पड़ता नहीं अमीश भाई, वोट तो असली पड़ता है। तो हमारी जनता जनार्दन यदि हमें वोट देती है तो हमारे लिए राक्षस हो ही नहीं सकती, वो हमारे लिए सिर्फ देवता होती है, हम सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। तो गौरव भाई, मेरी शिकायत है बृजमोहन श्रीवास्तव से, और वो बड़ी शिकायत ये है, ये अजीत पवार शरद पवार से मिल रहे हैं, और संजय राउत जो है वो पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, सामना लिख रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ ये गलत हो रहा है, स्पष्टता सामने आनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं आप लोग। अमीश जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी हम लोगों के सम्माननीय नेता हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है, और उन्होंने खुद ने स्वयं ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो पवार परिवार के प्रमुख व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। यदि उनसे जाके अजीत दादा पवार मिलते हैं तो इसमें गलत क्या है? और इसको ये कहना कि कोई गुप्त बैठक थी, इसमें गुप्त बैठक का कोई मुद्दा ही नहीं है, जाके बात की जा सकती है। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाए। मैं जवाब देता हूं अमीश भाई, मैं जवाब देता हूं। जहां तक मैंने अभी इस ढंग की कोई ऐसी बात नहीं सुनी। अमीश भाई जवाब दो। जरूर आदरणीय पवार साहब का भी बयान इसमें स्पष्ट रूप से आ गया है, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये बात तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारा जो अमीश भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा रैंकिंग फाइल है पूरी तौर से एनडीए का हिस्सा है, ताकत के साथ एनडीए में काम कर रहा है। यदि शरद पवार साहब हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हम अपनी आपत्ति उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? यदि एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार आप अजीत पवार साहब से मिलेंगे, सार्वजनिक रूप से उनसे आदान प्रदान करेंगे विचारों का, तो हमारी जो महाविकास अघाड़ी है, महागठबंधन है, इंडिया है, वो कहीं न कहीं कमजोर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी रिश्तेदारी है तो सुख दुख में जाइए, उनके साथ खड़े रहिए, लेकिन जब हम राजनीतिक मंच पे हैं और आप हमारे साथ हैं, वो तो मोदी जी के साथ भी मिल रहे हैं। आनंद भाई क्या हमारे साथ तटस्थ खड़े रहिए। सुशील कुमार शिंदे मोदी जी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, क्या करिएगा इसके अंदर? नहीं तो वही हम कह रहे हैं तो ये राक्षस वाले बयान से इंडिया मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? मतलब आप वाला गठबंधन, यूपीए गठबंधन मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? INDAI जो आपका गठबंधन है वो राक्षस वाले बयान से मजबूर हो रहा है? हमारी जो इंडिया गठबंधन, नहीं, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, यह कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये हमारे इंडिया का बयान नहीं है। हम सब जनता जनार्दन को देवता मानते हैं, चीख कर कह रहे हैं। बीजेपी ने तो चिपका दिया। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी तो झूठ और जुमले वाली पार्टी है। गौरव भाटिया, बीजेपी की बातों पे आप कहां आ जाते हैं? गौरव भाटिया, बीजेपी की बातों को गंभीरता से न लीजिए। एनडीए इसको मतदाताओं के अपमान के रूप में देखती है एनडीए, और हम लोग इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में लेकर जाएंगे। ओके, क्या आपको लगता है ये जो 50% कमीशन वाला एमपी में मामला आया, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी आपने काफी मुद्दे को उठाया?
देखिए अमीश जी, आपकी चर्चा करीब 51 मिनट हो चुकी है। 51 मिनट में मैंने देखा करीब 40 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता मोबाइल के साथ इंतजार करती रही कि पार्टी से आएगा खंडन कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि ये रणदीप सुरजेवाला का बयान राहुल गांधी के ही सोच है, जिसको आगे बढ़ाता है उन्हीं 50% कमीशन पर आप क्या क्या कह रहे हैं? क्या 50% कमीशन से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए आपने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया? जवाब गौरव। और प्रियंका गांधी पे एफआईआर अमीर जी, अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहूंगा और मैं यही कहूंगा कि पूरी चर्चा में कांग्रेस की प्रवक्ता ने यह भी नहीं बताया कि मेरे सवाल का गौरव भाई आप जवाब नहीं दे रहे, ये भी नहीं बताया कि रणदीप सुरजेवाला ने माफी क्यों नहीं मांगी। और 50% पे मैं ये बताऊंगा 85% खा लेती है कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी है भ्रष्टाचारियों की। ये राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे पहुंचते नहीं है। अगर 1 पैसे की चोरी हुई हो तो जेल की सलाखों में डाल देंगे ऐसे व्यक्ति को। ये भाजपा है, ये पर्याय है ईमानदारी का। ये कट्टर बेईमान क्राइम मास्टर गोगो जो जनता को लूटते हैं, ये क्या जाने ईमानदारी क्या होती है? ये लोग केवल भ्रष्टाचार के बाजार में दुकान लगाते हैं। ये लोग राधिका खेड़ा 10 सेकंड्स। धन्यवाद। 16 फरवरी 2022 नितिन गडकरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि आपके नाकों के ऊपर बार बार रिश्वत ली जाती है और लाखों करोड़ों के स्कैम होते हैं। ये मेरी चिट्ठी नहीं है, कांग्रेस की चिट्ठी नहीं है, प्रियंका गांधी जी की चिट्ठी नहीं है। करेंगे क्या उनके ऊपर एफआईआर? कैग की रिपोर्ट है कि भ्रष्टाचार हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने बच्चों का पोषण का खाना तक खा लिया। मेरी रिपोर्ट नहीं है, कैग के ऊपर करिएगा एफआईआर। उसके बाद एक अखबार ने जी सामने आया हर नाके के ऊपर 25। और अब बात कर लेते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिसका दर्द दशकों से जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगा। कल पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा, लेकिन आज उन लोगों को याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का दिन है जो बंटवारे की भेंट चढ़ गए। बंटवारे के इस खौफनाक मंजर में करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 10 लाख मासूम और निर्दोष लोग मारे गए। बंटवारे की इस लकीर में बंगाल से लेकर पंजाब तक के शहर दंगों की आग में झुलस गए थे व्यूअर्स। औरतों, बच्चियों, लड़कियों के साथ हैवानियत की हदें पार हो गई थी। औरतों के साथ रेप हुआ था। कहा जाता है कि वहां जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिन्ना को बनना था और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनना था। और दोनों प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, क्योंकि बंटवारा कागजों पर नहीं जमीन पर होता है। और किसी ने इस बात की सुध तक नहीं ली कि लोगों की सुरक्षा कैसी होगी व्यूअर्स। उस देश से इस देश में लोग कैसे आएंगे? और यकीन मानिए इस दर्द को मैंने भी झेला है, मेरे परिवार ने भी झेला है, क्योंकि बंटवारे के उस दौर में खुद मेरे दादाजी ने अपने 2 भाइयों की मौत देखी है। लेकिन आजादी के बाद किसी ने उन निर्दोष लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा जो बंटवारे के फैसले की बलि चढ़ गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, आज उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया है। ऐसे सभी लोगों को मेरा सशक्त नमन। लेकिन आज उन लोगों को आईना दिखाने का भी दिन है जो बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि साल 2014 के बाद से ही देश का माहौल बड़ा खराब हो गया है जी, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है जी। लगता है ये मीडिया वाले कर रहे हैं। उन लोगों को बंटवारे का वो दौर याद रखना चाहिए जब कौम के नाम पर इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। खून से रंगी लाशों की ट्रेनें आई थी, ट्रेनें कट के पाकिस्तान से आई थी और भारत भेजी गई थी। लाशों से भरी अमृतसर पहुंचने वाली ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्या लिखा था? नेहरू को ये हमारी सौगात है। व्यूअर्स, आज जब इस मुद्दे पर संवाद करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिली। जब माउंटबेटन वापस लंदन लौट रहे थे तो पंडित नेहरू ने उनसे काफी सारी बातें की थी। इस पूरे कन्वर्सेशन का जिक्र स्टैनली वुलपॉट की बुक शेमफुल फ्लाइट में किया गया है, जिसमें पंडित नेहरू कह रहे हैं, हो सकता है कि हमने बहुत गलतियां की हों। 1 या 2 पीढ़ी के बाद इतिहासकार यह फैसला करेंगे
कि हमने क्या सही किया क्या गलत। विश्वास कीजिए हमने सही करने की कोशिश की है और इसलिए हमारे कई पापों को माफ कर दिया जाएगा और हमारी गलतियों को भी। यानी उनको पता था कि वो बंटवारा जो खींच कर आए हैं वो गलती थी। बंटवारे को लेकर पंडित नेहरू ने 9 जुलाई 1948 को भोपाल के नवाब को भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि बुरी सनक की जीत गई। मैं जानता हूं कि बहुत से मामलों में दोष हम पर ही आएंगे। बंटवारा हुआ है और हम सब ने उसे स्वीकार तक किया है। शायद हमने गलत तरीके से काम किया है। अब ये फैसला कितना सही था और कितना गलत, इसका फैसला तो व्यूअर्स मैं आपके हाथों में छोड़ देता हूं। लेकिन विभाजन विभीषिका का दर्द बहुत बड़ा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आर पार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे। बंटवारे के संघर्ष और